हेलो एवरीवन, एग्जामिनर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम लोग इससे पहले 17 जनवरी 2024 के जो कि टोटल 4 सेट में हुए थे उसे कंप्लीट कर चुके हैं। आप चाहें तो इससे पहले वीडियो जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग 18 जनवरी 2024 के पहले शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लेजिस्लेटिव काउंसिल एज ऑफ दिसंबर 2023। निम्नलिखित में से किस राज्य में दिसंबर 2023 तक विधान परिषद है? ऑप्शन है उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जिस प्रकार संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा निम्न सदन होता है और दूसरा होता है राज्यसभा उच्च सदन को कहा जाता है। उसी तरह राज्यों में 2 सदन होते हैं, एक कहलाता है विधानसभा और दूसरा कहलाता है विधान परिषद। राज्यों को विधानमंडल कहते हैं। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल का 2 पार्ट होता है, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। यह उच्च सदन होता है राज्यसभा की तरह और यह निम्न सदन होता है लोकसभा की तरह। ठीक है, अब कुछ राज्य हैं जहाँ के विधान परिषद हैं, सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो कुल ऐसे 6 स्टेट हैं 2023 के डेटा के अनुसार। दिसंबर 2023 में 6 स्टेट है जहाँ की विधान परिषद है। कौन कौन से हैं? उनमें है यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार। ठीक है, तो यह 6 स्टेट हैं जहां के विधान परिषद है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, किस राज्य में विधान परिषद है? तो इसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। उत्तराखंड, गोवा और पंजाब, इन तीनों में विधान परिषद नहीं है। क्लियर है? सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सेस आर यूज्ड टू कैलकुलेट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? मानव विकास सूचकांक HDI की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन से सूचकांक उपयोग किए जाते हैं? पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, जीवन प्रत्याशा सूचकांक। दूसरा है एजुकेशन इंडेक्स, शिक्षा सूचकांक। एंड तीसरा है NNI इंडेक्स। ठीक है, नेट नेशनल इनकम, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, जिसे बोलते हैं NNI इंडेक्स। तो इनमें से कौन से सही है आपको बताना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो यह UNDP जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 प्रमुख मापदंड हैं, जिनमें पहला है स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। सेकंड होता है शिक्षा के अंतर्गत है औसत स्कूली शिक्षा क्या है। ठीक है, और थर्ड होता है आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय क्या है, जिसे GNI या NNI भी कहा जाता है। इसे GNI भी कहते हैं, ग्रॉस नेट इनकम। ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम या नेट नेशनल इनकम। तो UNDP के इस मापदंड में तीनों सही आएगा, 1, 2 एंड 3। 4 इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। कोलकाता मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो इसको स्थापित करने वाले हैं वारेन हेस्टिंग्स। तो ए का
ए का पहला वारेन हेस्टिंग्स, यह मैच होगा, करेक्ट मैच ही होगा। द सियाटी सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स। द संस्कृत कॉलेज एट बनारस, बनारस का संस्कृत कॉलेज, इसे जोनाथन डंकन ने स्थापित किया था। एक बार इसकी डिटेल जानते हैं। कोलकाता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में किया था। ठीक है, किस लिए? तो मुस्लिम लॉ और अरबी पढ़ाने के लिए, मुस्लिम लॉ और अरबी पढ़ाने के लिए। ठीक है। सेकंड है द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो इसे विलियम जोन्स ने भारतीय संस्कृति और इतिहास के अध्ययन के लिए स्थापित किया था। इसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब? 1784 में। ठीक है, कोलकाता मदरसा 1781 में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में। थर्ड है द संस्कृत कॉलेज एट बनारस, बनारस का संस्कृत कॉलेज, इसे जोनाथन डंकन ने 1791 में स्थापित किया था। हिंदू शास्त्रों की शिक्षा और संस्कृत के अध्ययन के लिए, हिंदू शास्त्रों की शिक्षा और संस्कृत के अध्ययन के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट मैच ही होगा, 1, 2 एंड 3 करेक्ट मैच है, बी इसका राइट आंसर है। जारवा ट्राइब्स कैन बी फाउंड मेजरली इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, जारवा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? इनका निवास स्थान कहाँ है? ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जारवा जो है वह प्राचीन आदिवासी जनजाति है, प्राचीन आदिवासी जनजाति है, जो कि मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो जीवन यापन है वह शिकार संग्रह से होता है, शिकार के द्वारा यह अपना जीवन यापन करते हैं। इनका बाहरी दुनिया से संपर्क बिल्कुल भी नहीं है और भारत सरकार ने इसे ट्राइबल रिजर्व घोषित किया है, ट्राइबल रिजर्व के रूप में घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसको जरूर याद रखिएगा, कई बार इस सवाल को अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडिया, भारत का सही वित्तीय वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत में ब्रिटिश परंपरा चलती आ रही है, जिसके अनुसार जो वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर, इसे शॉर्ट में FY कहते हैं, वह 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच चलता है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के अकॉर्डिंग चलता है और इसी अवधि के दौरान बजट पेश किया जाता है और जो सरकारी खातों का हिसाब है वह फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अगला सवाल है, इन द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अप्रोक्सीमेटली मिड 1960 up to mid 1970, the use of HYV seeds was restricted to the more affluent in which of the following states? हरित क्रांति के प्रथम चरण लगभग 1960 के मध्य से 1970 के मध्य तक में उच्च उपज वाली किस्म, इसे कहते थे हाई यील्ड वैरायटी, HYV के बीजों का उपयोग केवल संपन्न वर्ग तक किन राज्यों में सीमित था? ऑप्शन है पंजाब, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का पहला चरण 1960 से 70 के मध्य लगभग 1966 ईस्वी के आसपास पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
या ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जिससे वहाँ के किसानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि हाई यील्ड वैरायटी के बीजों का प्रयोग किया गया था। लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा हुआ तो सिर्फ संपन्न किसानों को। ठीक है। दूसरा चरण चला 1970 के बाद, उसमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ 1970 में, इसका सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ 1970 के बाद। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ आंध्र प्रदेश को। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पंजाब या आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर होगा केवल 1, क्योंकि इसमें केवल 1 में यहाँ पहले चरण के बारे में पूछा गया है, तो पहले चरण में सिर्फ पंजाब को फ़ायदा हुआ था। दूसरे चरण का जो है वो 1970 के बाद है, इसी के कारण इसका राइट आंसर होगा केवल 1, यानी पंजाब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चीफ इलेक्शन कमीशन आर करेक्ट? चीफ इलेक्शन कमीशन का विवाद चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है इस पर क्वेश्चन IB में पूछा जाए। मुख्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? पहला है, द इलेक्शन कमीशन सेलिब्रेटेड इट्स गोल्डन जुबली इन 2001। निर्वाचन आयोग ने 2001 में अपनी स्वर्ण जयंती मनाई है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इलेक्शन कमीशन, इसका गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, और इसका गोल्डन जुबली यह मनाया गया 2001 में। तो यह पॉइंट तो बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। इट करेंटली कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। वर्तमान में इनमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। बिल्कुल सही है। जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वह बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें एक चेयरमैन और 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इसे पहली बार 1993 में 2 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए, यानी 1993 में चुनाव आयोग एक त्रिसदस्यीय आयोग हो गया। इसी कारण इसे मल्टी मेंबर बॉडी कहा गया। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं और इनका कार्यकाल होता है 6 साल या 65 वर्ष। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट भी सही है, सेकंड पॉइंट सही है। अब थर्ड पे आते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम 2 एडिशनल कमीशन वेयर अपॉइंटेड इन 1993। तो यह भी सही हो गया, थर्ड पॉइंट भी सही हो गया। क्लियर है। अब फोर्थ पे आते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर एंड दे हैव टेन्योर ऑफ 6 ईयर और अप टू एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। अभी बताया, तो इसके अकॉर्डिंग सारे सही होंगे 1, 3 एंड 4। ठीक है, सारे सही हैं 1, 2, 3 एंड 4। किसी एक में जोड़ दे रहे हैं, यहीं पर जोड़ दे रहे हैं, तो एक इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, राइट्स परटेनिंग टू द स्टेज ऑफ लाइफ आर कॉल्ड संस्कार। मैच द संस्कार लिस्टेड इन लिस्ट 1 विथ देयर ट्रू मीनिंग इन लिस्ट 2। जीवन के विभिन्न चरणों से संबंधित संस्कारों को संस्कार कहा जाता है। सूची 1 में दिए गए संस्कारों को सूची 2 के अर्थ के साथ मिलान करना है। जैसे पहला नाम है निष्क्रमण। निष्क्रमण संस्कार कब किया जाता है? तो यह जब बच्चा पहली बार जन्म लेता है। ठीक है, तो पहला का होगा डी, फर्स्ट का डी, बच्चे को घर से बाहर ले जाना ताकि वह सूर्य को देख सकें, निष्क्रमण संस्कार हो गया। ठीक है, सेकंड है चूड़ाकरण, मुंडन संस्कार कहा जाता है। चूड़ाकरण को मुंडन संस्कार के रूप में जानते हैं। थर्ड है विद्यारंभ, शिक्षा जीवन का आरंभ करना।
विद्यारंभ संस्कार कहलाता है। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार तो सबको पता होगा। उपनयन संस्कार को ही यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। तो यज्ञोपवीत संस्कार की शुरुआत में किया जाने वाला संस्कार कहलाता है उपनयन संस्कार। तो इसका राइट मैच होगा 1A 2B 1D 2B 3C एंड 4A। ठीक है, तो एक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द बुद्धा गॉट इनलाइटेनमेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री। बुद्ध को निम्नलिखित में से किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। आसान सा सवाल है। ऑप्शन है आम का पेड़, साल का पेड़, वट वृक्ष या पीपल का पेड़। हालांकि यह दोनों में कन्फ्यूजन कर सकते हैं लोग, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को बोध गया, बोध गया कहाँ है, बिहार में, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल पेड़ के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। क्लियर है, तो 4 इसका राइट आंसर होगा। मैच द फॉलोइंग डैम्स विद द रिवर्स दे आर बिल्ट अपॉन। निम्नलिखित में से उन बांधों को मिलान करें जिन पर वे बनाए गए हैं। यह भी करेक्ट मैच ही होगा। क्वेश्चन बनाने के समय करेक्ट मैच ही डाला है जोजवा बांध, ताकि आपको समझ में आए। जोजवा बांध किस पर है, तो यह है नर्मदा नदी पर। रविशंकर बांध महानदी पर, उकाई बांध तापी नदी पर, और वनासुर बांध यह काबिनी नदी पर है। इसको जरूर याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होते हैं। ठीक है, रविशंकर बांध महानदी पर कहाँ है, यह छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। तापी नदी पर उकाई बांध है गुजरात में। ठीक है, और काबिनी नदी आप लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा, यह केरला की नदी है। तो 1C 2D 3B एंड 4A इसका राइट आंसर होगा 3। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज इनकरेक्ट। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था UNDP के बारे में। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, पहला है द HDI इज द हार्मोनिक मीन ऑफ नॉर्मलाइज इंडाइसिस फॉर ईच ऑफ द 3 डायमेंशन। HDI तीनों आयामों के सामान्यीकृत सूचकांकों का हार्मोनिक माध्य है। गलत है, यह हार्मोनिक नहीं बल्कि यह ज्योमेट्रिक मान है, GM है, ज्योमेट्रिक मीन है, तो यह तो गलत हो गया। सेकंड है द हेल्थ डायमेंशन इज असेस्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। स्वास्थ्य आयाम का मूल्यांकन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से किया जाता है। बिल्कुल सही है। थर्ड है द एजुकेशन डायमेंशन इज मेजर्ड बाय मीन ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर एडल्ट्स एज 21 ईयर्स एंड मोर। शिक्षा आयाम का आकलन 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्कों की औसत स्कूली शिक्षा के वर्षों से किया जाता है। तो इसमें क्या कहा गया है, यह गलत है, क्योंकि UNDP में शिक्षा मापने के लिए जो एज निर्धारित किया गया है वह 25+ एज ग्रुप को शामिल किया गया है इसमें। ठीक है, हमारे यहाँ यानी इंडिया में भले 21 या 18 एज काउंटिंग का या किसी चीज़ के निर्धारण का मापन रहा हो, लेकिन UNDP के अकॉर्डिंग 25+ एज रहा है जिसमें औसत स्कूली शिक्षा का मापन किया गया है। ठीक है, फोर्थ है द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायमेंशन इज मेजर्ड बाय ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। हमने इसे पहले भी बताया था, जीवन स्तर का मूल्यांकन प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से किया जाता है। इसे GNI कहा गया है, GNI पर कैपिटा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1 एंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कौन सा कथन गलत है, तो इसके गलत होने वाले कथन है 1 एंड 3।
सी इसका राइट आंसर होगा, 1 और 3। अगला सवाल है, दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर हुम। दिल्ली पहली बार किसके शासनकाल में एक राज्य की राजधानी बनी है? आप लोगों को पता होगा 8वीं 9वीं शताब्दी में, 8वीं या 9वीं शताब्दी में दिल्ली को पहली बार तोमर राजपूत ने दिल्ली को राजधानी बनाया। दिल्ली को राजधानी बनाया। तोमरों के प्रधान कौन थे? अनंतपाल तोमर। अनंतपाल तोमर कहा जाता है, इन्होंने अपनी राजधानी लालकोट किला को बनाया। अनंतपाल तोमर ने लालकोट किले का निर्माण किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल, एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन नवंबर 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द टी इंडस्ट्री इन इंडिया। नवंबर 2023 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के चाय उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, स्टेटमेंट फर्स्ट है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी एंड सेकेंड लार्जेस्ट ब्लैक टी प्रोड्यूसर ग्लोबली। भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा काली चाय का उत्पादक है। ठीक है, सेकंड है, द असम वैली एंड कछार आर द टू टी प्रोड्यूसिंग रीजन इन असम। असम घाटी और कछार असम के दो चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। भारत दूसरा बड़ा कुल चाय उत्पादक और सबसे बड़ा टी निर्यातक है। ठीक है, दूसरा चाय निर्यातक और सबसे बड़ा ब्लैक टी निर्यातक है। तो पहला सेंटेंस तो गलत हो गया, जो क्वेश्चन में लिखा है उसका जस्ट अपोजिट है। द असम वैली एंड कछार आर द टू प्रोड्यूसिंग रीजन इन असम, यह बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 3 है, द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेड अबाउट 17% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। भारत का दक्षिणी भाग देश के कुल उत्पादन का लगभग 17% उत्पादन करता है। बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत के राज्य कौन कौन से हैं? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका। यह 3 प्रमुख चाय उत्पादक राज्य हैं जहां लगभग 17% चाय का उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओनली 2 और 3। ठीक है, अगला सवाल, इन विच ऑर्डर डिड द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल ओवर दिल्ली। निम्नलिखित वंशों ने दिल्ली पर किस क्रम में शासन किया था? तो क्रमवार शासन को अरेंज करना है। पहला है सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश या खिलजी वंश। तो सीक्वेंस के बाद साथ करते जाते हैं। सबसे पहले खिलजी वंश, इनका कार्यकाल क्या था? 1290 से 1320 के बीच। पहला हो गया खिलजी। सेकंड कौन है? तुगलक 1320 से 1414 के बीच। थर्ड वंश है सैयद, 1414 से 1451 के बीच सैयद वंश का प्रभाव रहा। एंड फोर्थ है लोधी, इनका कार्यकाल रहा 1451 से 1526 के बीच। तो करेक्ट मैच क्या होगा? 4, 3, 1 और 2। 4, 3, 1 और 2 सेकंड इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज मंत्रालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज ए branch of the government of India looking after the ongoing process of decentralization and local governance in the states।
पंचायती राज पंचायत मंत्रालय भारत सरकार की एक शाखा है जो राज्यों में विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन की प्रक्रिया को देखती है। बिल्कुल सही है, पंचायती राज मंत्रालय के गठन का पर्पस भी यही था। सेकंड पॉइंट है, इट वाज क्रिएटेड इन मई 2004 एंड इज हेडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक। मई 2004 में इसका गठन किया गया और इसे कैबिनेट रैंक के मंत्री के द्वारा संचालित किया जाता है। सेकंड पॉइंट बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट क्या है, एज ऑफ दिसंबर 2023 इट वाज हेडेड बाय श्री रमन कुमार। दिसंबर 2023 तक इसे रमन कुमार के द्वारा संचालित किया जा रहा था। बिल्कुल गलत है, इसे गिरिराज सिंह के द्वारा संचालित किया गया था। गिरिराज सिंह पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ओनली 1 and 2। 4 इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज? प्राकृतिक संसाधनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट म्यूजिक मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग किए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, पहला सेंटेंस तो सही है। सेकंड है, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सेकंड पॉइंट भी सही है, यानी बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट हुमायूं टॉम? हुमायूं के मकबरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, याद रखिएगा, हुमायूं टॉम के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है, दिस टॉम बिल्ट इन 1570 इज ऑफ particular cultural significance as it was the first garden tomb on the Indian subcontinent। 1570 में निर्मित यह मकबरा सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्व का है क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला बगीचा का मकबरा है। बिल्कुल सही है, और इसका निर्माण हमीदा बानो बेगम ने कराया था। हमीदा बानो बेगम ने कराया था। ठीक है, तो फर्स्ट तो सही है। सेकंड है, इट इंस्पायर्ड सेवरल मेजर आर्किटेक्चर इनोवेशन कल्मिनेटिंग इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल। इसने कई प्रमुख स्थापत्य यानी नवाचारों को प्रेरित किया जिसका चरम जो है ताजमहल के निर्माण में देखा गया। बिल्कुल, इसके जस्ट बाद की अगर वास्तुकला को देखा जाए तो उसमें ताजमहल का इसके बाद जस्ट ताजमहल बना था और ताजमहल पर इसे हुमायूं टॉम का एक छाप दिखता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2। As per the preamble of Indian Constitution, India is a country which has which of the following nature feature? भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक ऐसा देश है जिसका स्वरूप विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला है, सोवरेन सोशलिस्ट ओनली। ठीक है, केवल संप्रभु समाजवादी। बिल्कुल नहीं। भारत क्या है? भारत की प्रस्तावना में लिखा गया है कि भारत सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो पहला तो गलत है। सेकंड है, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। यह सेंटेंस सही है। इसे कब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सोशलिस्ट और सेकुलर को जोड़ा गया। सोशलिस्ट सेकुलर को 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 को हुआ था इसमें जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओनली 2। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज या हैव बीन एडेड बाय द 92 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 एज शेड्यूल लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
संविधान के 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन से संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के रूप में जोड़ी गई? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय कुल 14 भाषाएं थी, टोटल 14 लैंग्वेज थे। अभी वर्तमान में प्रेजेंट में 22 लैंग्वेज हैं, जो कि अलग अलग साल और अलग अलग संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। जैसे 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ, इसमें जोड़े गए बोडो, डोगरी, डोगरी के बाद मैथिली और एक है संथाली। ठीक है। इससे पहले 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो कि 1992 में हुआ था, इसमें सिंधी को जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा केवल वन ओनली। बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट मालविका अग्निमित्रम? मालविका अग्निमित्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका संकलन कालिदास के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही। इट डिस्क्राइब्स अग्निमित्र सन ऑफ पीयूष मित्र एज बिलोंगिंग द बम्बिका कुल एंड द बुद्धियान श्रुत रिप्रेजेंट द बम्बिकाय एज कश्यप। इसमें पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र को बैम्बिक कुल का बताया गया है और बधायन स्रोत सूत्र के अनुसार बैम्बिकों को कश्यप बताया गया है। ठीक है, तो यह भी करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों। तो यह था 18 जनवरी 2024 के पहले शिफ्ट के क्वेश्चन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।